देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने पर राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कैलाश गहलोत जी के ऊपर ईडी ने कई बार छापे मारे। 5 साल तक वह सरकार का हिस्सा रहे और लगातार बीजेपी उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी और वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गई। संजय सिंह ने कहा कि उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। बीजेपी ने बार बार उन पर छापेमारी की, बार बार उन पर दबाव डाला और बार बार उनके खिलाफ साजिशें की। बीजेपी अपने हथकंडे से पास नहीं आती है। वो ऐसे प्रयोग करती है जो कुछ लोगों पर सफल होता है तो कुछ लोगों पर विफल होता है। आप नेता ने आगे कहा कि अब वह भी बीजेपी की तरह वही बातें दोहरा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आप पर ईडी के छापे मरवाएगी तो आरोप लगवाएगी। जिस दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उस दिन आप सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ मोदी वॉशिंग पाउडर है और उस मोदी वॉशिंग पाउडर से सबको धो दिया जाता है। कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिए जाने पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि कैलाश गहलोत ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है और यह बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनके लुटेरों का गैंग दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है। कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने बताया है कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पर केंद्र सरकार ने जो 8,500 करोड़ रुपए दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि दिल्ली के हालात को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। कैलाश गहलोत ने काफी साहसिक कदम उठाया है, हम उसकी सराहना करते हैं। भाजपा के पूर्व विधायक अनिल झा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आपका दामन थामने पर अनिल झा ने कहा कि मेरा सौभाग्य है और मैं अरविंद केजरीवाल को नमन करता हूं। पूर्वांचल के लोगों के लिए, पिछड़े और दलितों के लिए उन्होंने दिल्ली में जो सामाजिक न्याय का ताना बाना बुना, उसके लिए मैं उन्हें हाथ जोड़कर नमन करता हूं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अनिल झा का स्वागत करते हुए कहा कि आपका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। अनिल झा पूर्वांचल के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग शिक्षा और रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं। जब DDA गरीबों के लिए घर बनाने में विफल रहा तो अवैध कॉलोनियां बनाई गई और उनमें बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। दोनों पार्टियों कांग्रेस और भाजपा ने पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्याय किया है। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो पहली बार मैंने अवैध कॉलोनियों में सड़क, सीवर और पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया। हमने 1750 अवैध कॉलोनियों में से 1650 में पानी की पाइपलाइन बिछा दी है। सब जगह कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनाई हैं। कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कैलाश गहलोत के इस्तीफे से एक बात तो साबित हो गई है कि आम आदमी पार्टी जिस उद्देश्य से बनी थी उससे जरूर भटक गई है और वे अपनी प्राथमिकताओं से भटक गए हैं। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का शीश महल बनाया था, इसकी पुष्टि कैलाश गहलोत ने भी की है। हम लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो अन्ना के आंदोलन से निकली थी, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती थी, जो लोकपाल बिल लाने की बात करती थी, आज उससे भटकती नजर आ रही है। आज उसके अधिकतर मंत्री या तो जेल चले गए हैं या कुछ लोगों ने बेल ले ली है। उनके कई नेता इसी वजह से पार्टी छोड़कर चले गए। आज दुख होता है कि केजरीवाल जो कहते थे कि हम 2-3 कमरों के मकान में रह लेंगे, छोटी गाड़ी चलाएंगे, आज उन्होंने भ्रष्टाचार का शीश महल बना लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद से अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि वह किस दल में शामिल होंगे। इस बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि ऐसे भ्रष्टाचारी की कांग्रेस में जगह नहीं है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। वहां पर जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है तो लोग या तो जेल जाते हैं या पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और हमारी पार्टी में भ्रष्टाचारियों की जगह नहीं है। दरअसल कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद उनके लिए क्या कांग्रेस के दरवाजे खुले होंगे? इस सवाल के जवाब पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष
वक्त आने पर तमाम पहलुओं को देखेंगे का जवाब देते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगर यह साबित हुआ कि वह भ्रष्टाचारी हैं, तो उनके लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। झारखंड के बोकारो में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी आजकल ओबीसी पर चर्चा कर रहे हैं। वह संविधान की पुस्तक लेकर घूम रहे हैं और दावा करते हैं कि उन्हें ओबीसी की चिंता है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उनकी दादी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं की। मंडल आयोग हमारी सरकार में ही लागू हुआ और फिर ओबीसी को आरक्षण मिला। राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी हैं? सोनिया गांधी की यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रीय सलाहकार समिति में कितने ओबीसी थे? कांग्रेस कार्य समिति में कितने ओबीसी हैं? नड्डा ने आगे कहा कि आज नरेंद्र मोदी सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक रैली में बोलते हुए सत्तारूढ़ भाजपा की नीतियों की आलोचना की और दावा किया कि कुछ बड़ी परियोजनाओं के गुजरात में स्थानांतरित होने से महाराष्ट्र में नौकरियां खत्म हो गईं। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने और समाज को ध्रुवीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य की महायुति सरकार पर उसकी प्रमुख लड़की बहन योजना को लेकर निशाना साधते हुए प्रियंका ने आगे कहा कि महिलाओं को बेहतर जीवन के लिए वोट देना चाहिए, न कि इसीलिए कि उन्हें 1500 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। बीती रात रूस ने यूक्रेन की कई जगहों पर कई मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सितंबर के बाद से यूक्रेन पर रूस की ओर से किया गया सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस हमले में रूस ने फिर से यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाया है, जिनमें जनरेटर और ट्रांसमिशन स्टेशन शामिल हैं। यूक्रेन के दक्षिण में स्थित मिकोलेव शहर इस हमले में सबसे प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। यूक्रेन के इमरजेंसी सेवाओं के मुताबिक इस हमले में 2 महिलाओं की मौत और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं मिकोलेव के गवर्नर वितालिया किम ने कहा कि रविवार की सुबह कई ड्रोन हमले हुए थे। उनका कहना है कि आग लगने की वजह से आवासीय इमारतें, ऊंची इमारतें, कारें और एक शॉपिंग सेंटर और एक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पत्र में लिखा है कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मणिपुर में भड़की हिंसा की आग के बीच मणिपुर में सिविल सोसाइटी ग्रुप ने राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर सशस्त्र उग्रवादी समूहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मणिपुर में शनिवार शाम को फिर से अशांति देखी गई, जब भीड़ ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के आवास में घुसने की कोशिश की। दरअसल सीरीबाम जिले में 6 लापता शवों की खोज के बाद लोगों की गुस्साई भीड़ सीएम आवास के पास इकट्ठा हो गई। इस भीड़ को तीतर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मैतेई नागरिक अधिकार समूह मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति के प्रवक्ता खुरईजम अथोबा ने कहा कि राज्यों के सभी प्रतिनिधियों और सभी विधायकों को एक साथ बैठकर इस संकट को जल्द से जल्द हल करने के लिए कुछ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वे मणिपुर के लोगों की संतुष्टि के अनुसार कोई फैसला नहीं लेते हैं तो उन्हें लोगों के असंतोष का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने भारत सरकार और मणिपुर सरकार को सभी सशस्त्र समूहों के खिलाफ कुछ निर्णायक कार्रवाई और सैन्य कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सिविल सोसाइटी ग्रुप ने 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी AFSPA लागू करने की भी आलोचना की। सिविल सोसाइटी ग्रुप का तर्क है कि सुरक्षा बलों को अधिकार देने वाले इस कानून ने स्थानीय लोगों के बीच अविश्वास और गुस्से को और बढ़ा दिया है। मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति ने उग्रवादियों के खिलाफ तत्काल सैन्य कार्रवाई और AFSPA को हटाने की मांग की है। प्रवक्ता अथोबा ने चेतावनी दी
कि अगर 24 घंटे के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो जनता का कड़ा विरोध होगा। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर सरकार ने भी केंद्र से राज्य के 6 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों से AFSPA की समीक्षा करने और उसे हटाने का अनुरोध किया है। शनिवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मणिपुर में भड़की हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि न मणिपुर एक है, न मणिपुर सेफ है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि आपकी डबल इंजन सरकार में ना तो मणिपुर एक है, ना ही मणिपुर सुरक्षित है। मई 2023 से राज्य अकल्पनीय दर्द, विभाजन और बढ़ती हिंसा से गुजर रहा है, जिसने इसके लोगों का भविष्य नष्ट कर दिया है। हम इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भाजपा जानबूझकर मणिपुर को जलाना चाहती है, क्योंकि वो अपनी घृणित विभाजनकारी राजनीति करते हैं। खड़गे ने आगे कहा कि 7 नवंबर से अब तक कम से कम 17 लोगों की जान जा चुकी है। संघर्षग्रस्त क्षेत्रों की सूची में नए जिले जोड़े जा रहे हैं और आग सीमावर्ती पूर्वोत्तर राज्यों तक फैल रही है। आप खूबसूरत सीमावर्ती राज्य मणिपुर में पूरी तरह से असफल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भले ही आप भविष्य में मणिपुर जाएं, लेकिन राज्य के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ के लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और उनके दुखों को दूर करने और समाधान खोजने के लिए कभी उनके राज्य में कदम नहीं रखा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र के नागपुर में कहा कि हर साल पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने कितनी नौकरी दी? किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। 2022 में हर गरीब को घर देने का वादा किया था, लेकिन इसमें से कुछ नहीं हुआ है। अगर केवल भाजपा के कामों की चर्चा की जाए तो उन्हें राजनीति में जगह भी नहीं मिलेगी। इसलिए वे लोग बांटने की बात कर रहे हैं और लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आगे कहा कि गुजरात से 2 लोग आकर महाराष्ट्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला अडानी और दूसरा प्रधानी। इस बार महाराष्ट्र की जनता उन्हें ऐसा मौका नहीं देने वाली है। पिछले 2 साल में 17 बड़े बड़े कारखाने यहाँ महाराष्ट्र में निवेश के लिए आए, लेकिन प्रधानमंत्री जी इन सभी को गुजरात लेकर चले गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोई भी नारा लगाया जाए, महायुति के लोगों के लिए कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत के मामले से संबंधित रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। सूत्रों के अनुसार झांसी के मंडल आयुक्त और DIG ने CM को रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में आग लगने की वजह बताई गई है। सूत्रों के अनुसार इस अग्निकांड की वजह इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है। रिपोर्ट के अनुसार पूछताछ और जानकारी के बाद आई रिपोर्ट में माना गया कि ये कोई आपराधिक साजिश नहीं है। स्विच बोर्ड से उठी आग के कारण NICU में आग लगी। NICU में स्प्रिंकलर नहीं था और स्प्रिंकलर ना होने की बड़ी वजह यह थी कि बहुत छोटे बच्चों के वार्ड में पानी वाली सुविधा को मेडिकली ठीक नहीं माना जाता, इसलिए अलार्म लगा था। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में किसी साजिश का कोई जिक्र नहीं है। इस घटना को एक्सीडेंट माना गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।